लगभग 10 महीने तक लखनऊ की नमस्कार, मैं देश दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन यूपी के कार्यक्रम सेहत आपकी। मित्रों, हमारे जो दर्शक हैं या हम लोग सभी लोगों को एक शौक होता है अक्सर अपनी गार्डनिंग करने का, बागबानी करने का। हम अपने पौधे लगाते हैं, तरह तरह के फूल उससे उगते हैं, हम बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन ये तब संभव हो पाता है जब उसको सही से हम पोषण दे पाते हैं। ये पोषण हम कैसे देते हैं, किस मात्रा में हमें देना होता है, ये सब हमें बड़ा ही जिज्ञासु लगता है और हम इसको तय करते हैं। लेकिन शायद उसके साथ साथ आज वर्तमान समय में हम लोग एक चीज अपने शरीर को, जो कि एक पेड़ की तरह ही पोषण मांगता है, उसको हम सही से पोषण नहीं देते। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। और उन बीमारियों से कैसे बचें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके बीच में इस कार्यक्रम को लेके आते हैं। और आज हमारा विषय भी कुछ इसी बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या है हमारा आज का विषय। डायरिया यानी कि दस्त, ये एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन हम लोगों को देखने को मिला है कि नवजात शिशुओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, या ये किसी भी उम्र में लोगों को अक्सर होता दिखता है। तो इसकी क्या वजह होती है, इसका क्या लक्षण है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज दो मेहमान हम लोगों के बीच में हैं। आइए हम आपसे पहले उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सलमान खान, जो कि डफरिन हॉस्पिटल बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि शर्मा, जो कि यूनिसेफ से पोषण विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो विषय है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कॉमनली लगभग लोगों को हो ही जाती है। वो जरा सी भी अगर हम कहीं से भी नादानी करते हैं, अपने शरीर की हम अनदेखी करते हैं, तो इन शरीर को दिक्कत होती है और ये बीमारी हमें हो जाती है। तो बिना देरी किए आइए चलिए पहले डॉक्टर सलमान, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये डायरिया किस प्रकार की बीमारी है? देखिए, डायरिया जो है हमारा जो पाचन तंत्र है, उसमें जब हमारे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से जो हमारे जो लैट्रिन हम जो करते हैं या दस्त जो रोज़ हम शौच को जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाने लगते हैं, 3 से ज़्यादा पतले पतले, जिसमें कहते हैं पानी ज़्यादा आने लगता है जी। तो उसी को हम लोग दस्त कहते हैं। तो इसमें अगर आपकी जैसे मान लीजिए आप 2 या 3 बार जाते हैं नॉर्मली, वो दस्त नहीं है। लेकिन अगर उसमें बदलाव आ जाता है या उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है लैट्रिन में, तो वो दस्त कहलाता है। वो दस्त कहलाता है। और अगर इसके मुख्य कारणों को अगर हम समझना चाहें तो उसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, अगर हम बच्चे की शुरुआत से बात करें, जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसको माँ का दूध नहीं मिलता है, अगर वो जिसे कहते हैं स्तनपान नहीं करता, ऊपर का दूध लेता है, बोतल से दूध पिलाते हैं, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इन्फेक्शन वहाँ से चला गया। जी। दूसरा कारण होता है कि हमने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, कि हमने जैसे भी गंदे हाथ हैं, जो भी खाना है वो बच्चे को खिला दिया। जी। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा कारण है, हम बच्चे को टाइम से टीके नहीं लगवाते हैं। तो ये मेन कारण है। और चौथा कारण है, अगर कुपोषित बच्चा है तो वो जल्दी बीमारी पकड़ लेता है, तो उसमें भी देखा गया है कि डायरिया ज़्यादा होता है। कुपोषित बच्चा मतलब कि अगर उसका पोषण सही नहीं है या कुपोषण, तो मैं डॉक्टर रवीश के पास आना चाहूँगा कि ये पोषण और कुपोषण का क्या अर्थ है और इसका क्या मतलब हम समझें और इसको किस तरीके से हमें समझना है कि हमारे शरीर के लिए ये चीज़ पोषक है और ये चीज़ कुपोषी।
अगर पोषण और कुपोषण की बात करें तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी। तो हमारे शरीर के अंदर में हमें कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कुछ अधिक मात्रा में चाहिए होती है, जैसे हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट यानी कि वसा या कार्बोहाइड्रेट, इनकी मात्रा हमें अधिक चाहिए होती है। और कुछ सूक्ष्म पोषण तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल, जिनकी मात्रा बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन वो शरीर के जो कई तरह के जो कार्य हैं उसमें हेल्प करते हैं, हमारे जो नॉर्मल आपका मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करते हैं। अगर इनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर ये आपको कम या अधिक मिल रहा है, वो दोनों ही कुपोषण श्रेणी में है। अगर ये कुछ समय के लिए तो शरीर उसको एडजस्ट कर लेता है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये रहे तो शरीर में कुपोषण की अवस्था हो सकती है। अब कुपोषण जो है आपका वो दिख भी सकता है, जैसे हम लोग आमतौर पे मोटापा बोलते हैं या बहुत दुबलापन बोलते हैं, तो वो एक तरह का दिखने वाला कुपोषण है। एक कुपोषण उस तरह का होता है जिसमें वो कुपोषण दिखता नहीं, शारीरिक तो दिखेगा नहीं, लेकिन उसके आपके परिणाम शरीर के अंदर होते हैं, जो कि अक्सर सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण होते हैं। जैसे कि आपके विटामिन ए की कमी का रतौंधी होती है, इस प्रकार आयरन की कमी का अनीमिया होता है, इस प्रकार की जो है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ये पोषण और कुपोषण की ये दो श्रेणियां हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ और जुड़ती है कि खान पान में क्या चीज़ हमें रखना चाहिए कि जिससे कि पोषण तत्व क्या हमारे शरीर में जाएं, तो खान पान में क्या बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आज वर्तमान समय में हम देखें जिस तरीके से हम लोगों का खान पान हो गया है, तो क्या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें हमारे शरीर को पोषित रखें। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम तीन तरह की चीज़ें देख रहे हैं। पहला तो है कि एक कुपोषण बहुत जो है, यानी कि कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी बहुत बच्चे ऐसे हैं या कई लोग गर्भवती महिलाएं ऐसी हैं जो कि कुपोषित हो रही हैं, यानी कि पोषण की कमी है। एक दूसरा जो आयाम है उसमें बहुत अधिक पोषण भी हो रहा है, यानी कि मोटापा। और एक जो तीसरा है जो जिसमें हम बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है। तो ये तीनों की अगर बैलेंस करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके खाने में जो थाली हो वो ऐसी हो जिसके अंदर में आपका पोषण जो है आपको पूर्ण तरह से मिले। जैसे कि आपको जो अनाज हो वो उसकी एक सीमित मात्रा हो, फल और सब्जियां जो हो आपका अधिक से अधिक हो उसके अंदर में, जो अगर आपको दोनों तरह से अगर बचना है तो। इसके अलावा आपके जो हमें जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन हो गया, दूध हो गया या मांस अंडा वगैरह, इसकी मात्रा से आपको कुछ तरह के प्रोटीन आना चाहिए, बिकॉज वो शरीर के लिए आवश्यक होता है। और तो इस प्रकार से एक इस तरह की थाली हो जिस प्रकार से। और इसमें कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जैसे कि बच्चे के शुरुआती 5 वर्ष हो गए, गर्भावस्था, धात्री अवस्था और किशोरावस्था, जब हमें पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में प्रोटीन की और जो ये शरीर को बढ़ाने वाले जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा खाने में बढ़ानी चाहिए। और ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये नेचुरल होना चाहिए, इसके सप्लीमेंट्स पे हमें नहीं ध्यान देना है। इसको जो नेचुरली हम ले सकते हैं, जैसे हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो हम ताज़े खाएं तो शायद जो डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं वो चीज़ें हम लोगों को मिल पाएंगी। डॉक्टर साहब शुरुआत में ही आप कह रहे थे कि 3 से ज़्यादा अगर दस्त हो रही है तो और उसमें बदलाव हो रहा है। नवजात शिशुओं में बात करें तो उनको तो कई बार होता है, तो क्या वो भी दस्त की श्रेणी में ही आएगा? जी, उसको दस्त की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो नवजात जब होता है वो तो शुरुआत के दिनों में उसमें उसकी जो एक हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं, जैसे कुछ पेट में जाएगा तुरंत लैट्रिन हो जाएगी। जी, तो उसमें वो घबराने की बात नहीं होती है। तो माँ बाप को हम समझाते हैं जितनी बार बच्चा दूध पिएगा उतनी बार लैट्रिन करेगा। अगर वो जितनी बार लैट्रिन कर रहा है वो नॉर्मल हो रही, कोई बात नहीं। अगर उसमें पानी आने लगे ज़्यादा और दस्त जो लैट्रिन है वो थोड़ा थोड़ा हो तो वो होने लगेगा, लेकिन वो तब होगा जब आप बच्चों को अपना दूध नहीं पिला रही होंगी। अगर आपने मतलब डॉक्टर को नहीं बताया और चुपचाप उसको जो है ऊपर का दूध दे दिया, शहद चटा दिया, इन सबसे इन्फेक्शन हो सकता है, दस्त उसको भी लग सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बच्चा जितनी बार दूध पीता उतनी बार लैट्रिन करता, उसको दस्त नहीं कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा भी मनवाया जा रहा है तो इसका क्या महत्व है और इसका क्या उद्देश्य है, अगर हम जानना चाहें? जी, इसमें जो अभी आज 7 जून से शुरू हुआ है और जो कि 22 जून तक चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, इसका लक्ष्य मतलब इसका जो उद्देश्य है, एक तो जो अभी आप देखिए 16,000 डेथ हो जाती हैं, उसको रोकना सबसे बड़ा कारण है। जो डायरिया से देखिए, अगर 5 साल से छोटे बच्चों में हम देखें तो मृत्यु के 2 बड़े बड़े कारण हैं, एक है डायरिया, एक है निमोनिया और तीसरा आपका कुपोषण। तो डायरिया, निमोनिया, चूंकि डायरिया आजकल मौसम ऐसा शुरू हुआ, गर्मियों में ज्यादा होता है ये तो उसका पखवाड़े का उद्देश्य ये है कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें। और उसके कुछ उद्देश्य हैं कि अगर दस्त हो रहे हैं
तो उन दस्त में पानी की कमी ना हो, पहला उद्देश्य। जी अगर पानी की कमी हो तो उसको कैसे दूर करें, जी। तीसरा उससे होने वाली मृत्युओं को रोकें, चौथा उसका पुनरावृत्ति ना हो, और चौथा जो है कुपोषण से बचाओ। ये इसका मेन जो है वो थीम है। जी अक्सर देखा गया नवजात शिशुओं में ये बीमारी ज्यादा होती है। हाँ। तो उसका क्या कारण है? देखिए मैंने वही बताया आपको कि अगर बच्चे के टाइम से आपने दूध नहीं पिलाया, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, 6 महीने के बाद ऊपर का खाना शुरू करना है, वो भी नहीं शुरू करा आपने, जो है उसको तीसरी चीज़ आपने टीके जो लगवाने थे टाइम से वो नहीं लगवाए, चौथा था साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा। तो ये सब चीज़ें कारण होती हैं, और देखा ये जाता है कि उन बच्चों में जो 2 साल से छोटे होते हैं उसमें ज़्यादा होता है। जी। जब बच्चा खाना शुरू करता है 6 महीने के बाद, उस वक्त क्या होता है, आपने जैसा भी खाना था बच्चे को दे दिया, गंदे हाथों से वो खा रहा है। उसमें दोनों चीज़ें हैं, आपको एक तो साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फिर जो वो पानी पी रहा है वो कैसा है। फिर मैं तो बार बार कहूँगा कि बोतल सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है कि माँ के दूध के अलावा अगर हम दे भी रहे हैं ऊपर का, तो बोतल से ना दें, क्योंकि बोतल अगर आप उबालते भी हैं, जो बोतल होती जी, है जी। उसमें जो कीड़े होते हैं उसके अंडे नहीं मरते हैं, अंडे पेट में जाके पनप जाते हैं, और वो पनप के फिर लैट्रिन करते हैं। आप कितना ही उबाल लीजिए। जी तो उबालने का मतलब लोग समझते हैं कि साहब साफ सुथरा हो गया, साफ सुथरा नहीं हुआ वो। जी तो ये मेन कारण है इसके। और मैं यही कहूँगा कि डायरिया अगर हो जाता तो रोकथाम के भी कारण है फिर तो। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, अगर मेन देखा जाए, कैसे समझें? हाँ, देखिए सबसे बड़ा जो लक्षण होता है पानी की कमी होना, और जो खनिज लवण होते हैं उसका कमी हो जाना, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब कम हो जाते हैं। तो इसके जब ये देखिए पानी हमारे शरीर से निकलने लगता है तो हमारा क्या होता है, वो सिकुड़न आने लगती है। जी और हमारा शरीर में जैसे ऊपर से अगर हम चलें तो आंखें धंस जाएंगी, हमारे होंठ सूख जाएंगे, जो हमारी खाल है वो देर से जाएगी, पेशाब कम हो जाएगा, क्योंकि लैट्रिन के रास्ते हमारा पानी निकला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बच्चे को जो है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आखिर में बेहोश होने लगेगा, मुंह और इससे कुछ नहीं खाएगा ना, तो और तीसरा जो है वो कुपोषित होने लगेगा। यही लक्षण है इसके। जी ये आईसीडीएस विभाग द्वारा भी कई योजनाएं लाई गई होंगी इसको रोकने के लिए, वो क्या है और किस तरीके से ये कार्य कर रहा है, ये बताइए। अगर आईसीडीएस विभाग की बात करें तो ये विभाग करता है बच्चों के लिए काम ही है, इसमें मेन इनका पोषण पे ही फोकस रहता है। और अभी अगर इस माह की बात करें तो इस माह से आईसीडीएस विभाग एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है जिसे संभव कार्यक्रम अभियान बोला गया है। जी। इस अभियान के तहत ये अभियान जो है स्वास्थ्य विभाग के एक कार्यक्रम के साथ, अभियान के साथ भी जुड़ा हुआ है, एक कदम पोषण के सुपोषण की ओर। और ये दोनों ही विभाग मिलकर के जो कुपोषित बच्चों में जो बच्चे प्रबंधन की बात कर रहे हैं और कुपोषण कैसे ना हो उस पे, तो इसके मुख्यतः 2 आपके फोकस रहेंगे जो जिस पे विभाग काम कर रहा है। पहला है कि जो बच्चे गंभीर तीव्र कुपोषण, जैसे कि सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन या सैम भी बोलते हैं, ऐसे बच्चों की पहचान करते हुए, और ऐसे बच्चे वो होते हैं जिनमें 9 गुना अधिक खतरा होता है मृत्यु का। ऐसे बच्चों में डायरिया भी पहले लगेगा, और उसमें अगर डायरिया आ गया तो ऐसे बच्चों की मृत्यु खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे बच्चों को की पहचान करना समय पे, और जब पहचान हो जाए तो उसे स्वास्थ्य विभाग से जोड़ते हुए उनको दवा दिलवाना, और फिर 3 से 4 महीने तक उसका पोषण प्रबंधन चलता है। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है आईसीडीएस विभाग के द्वारा चलाया जाएगा। और साथ में स्वास्थ्य विभाग का जो कार्यक्रम चल रहा है एक कदम सुपोषण की ओर, उसके अंदर में जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी सेवाएं हैं ऐसे बच्चों को दी जाएगी। और साथ ही साथ गर्भवती धात्री महिलाओं पे भी इसका पोषण पे काफ़ी फोकस रहेगा, क्योंकि अगर गर्भवती महिला अगर स्वस्थ रहेगी, उसका अनीमिया नहीं होगा, तो जो उसका नवजात पैदा होगा वो भी स्वस्थ रहेगा। तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस दोनों विभाग तो से डॉक्टर संयुक्त रूप से इसमें किया ये जा एक सवाल निकल के आ जाता है जी। कि गर्भावस्था जो होती है, जब महिलाएं हैं गर्भवती हैं, तो उस टाइम पे उनको खाने पीने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है जिससे कि वो और जो बच्चा आने वाला है वो दोनों ही का पोषण पूर्ण रूप से मिलता रहे उनको। 5 बातें याद रखनी है हमें इसमें। जी पहला तो ये है कि शीघ्र पंजीकरण हो, जी जितना जल्दी उनका पीरियड मिस हो रहा है, पहला पीरियड, तो तुरंत जाके डॉक्टर से जांच कराएं और पंजीकरण कराएं, क्योंकि जो पहला जो तिमाही होती है उसमें फॉलिक एसिड दिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की रोकथाम के लिए। दूसरा जो है दूसरी बात है कि आयरन की गोली बहुत ज़रूरी है। अपना हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, अगर 11 से कम होगा तो उसका ट्रीटमेंट चालू होगा, अगर 11 से अधिक होगा तो 1 गोली आयरन की रोज़ाना खाना है दूसरी तिमाही से। तीसरा है कैल्शियम की गोली, वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरा हड्डी वगैरह के बनने के लिए, बच्चे के भ्रूण के माँ की खुद की रिक्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो रोज़ाना 2 गोली 500 mg की, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात। चौथी बात यह है कि महिला के पूरे गर्भावस्था में प्रत्येक माह वजन होना बहुत ज़रूरी है।
अगर महिला गर्भावस्था के समय कुपोषित है तो ये ध्यान रखें उसको अधिक वजन बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अगर उसका वजन ठीक है, BMI ठीक है, तो उसको कम से कम 8 से 9 किलो के आसपास। अगर अधिक कुपोषित महिला है जो गर्भधारण करती है तो उसको होता है 11 से 12 किलो भी वजन बढ़ाना पड़े पूरी गर्भावस्था के दौरान। तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में इसके साथ में पांचवी जो बात है खान पान संबंधित, जो मैंने बात बताई थी कि इनकी जो थाली होनी चाहिए वो उसमें अधिक संपूर्ण आहार होना संपूर्ण। और गर्भवती महिला को 300 से 400 कैलोरी अधिक खाना खाना होता है। एक मतलब एक खुराक आप मान लीजिए और बढ़ा के खानी पड़ेगी। तो वो थोड़ी समस्या जरूर होती है गर्भावस्था के अंदर में, कई बार खाने का मन नहीं करता है। बट उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको चाहे कम खाएं लेकिन बार बार खाएं, लेकिन आपको खाने की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 5 बातें बहुत ध्यान रखने बहुत वाली ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम लोग इसकी बीमारी और लक्षण पे तो बात कर रहे हैं, अगर किसी को हो जा रही है, अगर उसको डायरिया हो गया है, तो इसका इलाज कितना संभव है और किस वक्त से ही इसका इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और हम घर पे ही इसका इलाज कर लें? क्या ये संभव है? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा ये है कि अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है तो हम किस तरीके से तय करें कि अब हमारी स्थिति आ गई कि हमें डॉक्टर के पास जाना है? जी, बहुत अच्छा दीपक जी आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सबसे बड़ा हमें परेशानी ये होती है कि हम लोग सब चीज़ें तो रख लेते हैं लेकिन जो बच्चे के लिए ज़रूरी इमरजेंसी दवाएं हैं वो नहीं रख पाते। जी। तो ORS एक पैकेट ऐसी रामबाण चीज़ है जो आपको दस्तों से बचाने की औषधि है। जी। लोग समझते हैं कि दस्तों से बचाने की औषधि एंटीबायोटिक है, जबकि है नहीं वो। एंटीबायोटिक अगर आप दस्तों में दे देंगे और नुकसान कर देगा वो बच्चे का डायरिया और बढ़ा देगा। बच्चे के जो आंतों में अच्छे वाले जो कीटाणु होते हैं उनको भी मार देगा। जी। तो आपने काउंटर पे गया, मेरे बच्चे को दस्त लग गया, काउंटर वाले ने कहा ठीक है ये एंटीबायोटिक दो। जो चीज़ देनी थी ORS वो तो आपने दिया ही नहीं। जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हो जाता है जैसे आपके सवाल था कि तो ORS घर में रखें। और जिंक, दूसरी दवा जो है जिंक की गोली 14 दिन तक देनी है और उसको 10 भले ही रुक जाएं लेकिन गोली बंद नहीं करनी है आपको। जी। अब देखिए उसमें यह है कि ORS कितना दें, कैसे दें, क्या दें। जी। ORS अगर आपने सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलते हैं, आप घर पे लाकर रख लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। रात बेरात में 10 लगे तो आप लेके भागें, इससे अच्छा है कि आप ORS पिलाते रहिए तो बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। अब ORS कैसे है, एक पैकेट पे लिखा होता है 1 लीटर में घोलें, किसी में लिखा होता है कि 200 ml में घोलें। तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा लिया और एक उसमें घोल दिया, गिलास में घोल दिया, पिला दिया, उससे दस्त नहीं रुकना है, मतलब उस पर फर्क ही नहीं पड़ेगा पानी की कमी पे। तो जितनी क्वांटिटी लिखी है तो 24 घंटे के लिए बनता है। जी। आपने पानी अगर आपको लगता है कि खौला के ठंडा कर लें तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, लेकिन जो सादा आप पानी पी रहे हैं उसी पानी में आपको नापने का एक आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल तो बॉटल आती है पानी पीने की, उससे नाप लीजिए जिससे भी आपको। उसके बाद पूरा पैकेट उसमें लौटना है और उसको घोल लेना अच्छे से और ढक के रखना है। और जब बच्चे को दस्त लगे तो कहा यह जाता है 2 महीने से लेकर 2 साल तक 1/4 से आधा गिलास उसको हर दस्त के बाद दे दीजिए। ठीक है, 2 साल से ऊपर है तो आप पूरा आधे से पूरा गिलास दे सकते हैं, हर लैट्रिन के बाद दे दीजिए। अब कुछ होता है, ये तो हुआ जब दस्त लग गए, लेकिन कुछ बच्चों में लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। जी। जैसे मैंने बताया, आंखें धस गई, चिकोटी काटी तो खाल हमारी देर से आ रही है, जी। मुंह सूख गया, बच्चा चिड़चिड़ा, तो उसमें पानी की कमी हो चुकी है। जी। तो अब उसमें क्या करेंगे, अब वो अस्पताल में किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने उसको ORS देना है। जी। वो हम कैलकुलेट करते हैं उसका वजन के हिसाब से और उसको 4 घंटे में उतना ORS देना होता है। जी। 4 घंटे बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसका क्या किया जाएगा, कि इसको घर पे भेज दिया जाएगा या अस्पताल में। तो उसके लिए आप वेट ना करें, आप उसको जहां पानी की कमी होगी फिर अस्पताल में दिखाइए, लेके जाएं। ये तो तब के लिए मैं बता रहा था जब 10 लग गए, अभी पानी की कमी नहीं हुई, आपको नहीं पता है तो आप दे रहे हैं उसको। अब कब जाएं हम डॉक्टर के पास, जैसा आपका सवाल था। जी। अगर बच्चे को लैट्रिन में खून आने लगे, ठीक है, तब मैं बताऊंगा आपको कि एंटीबायोटिक कब कब देना है। इसमें आप देंगे एंटीबायोटिक। दूसरा, बच्चा सुस्त होने लगे, जी, मुंह से कुछ ना ले, जी, बच्चे को बुखार आने, अभी तक बुखार नहीं था, बुखार भी आ गया, जी, ये, और आपने जो भी चीज देने की कोशिश कर रहे हैं वो ले नहीं पा रहा है, अब तो आपको भागना ही है, चाहे रात हो चाहे बेरात हो, क्योंकि ORS जो आपको देना था वो तो मुंह में जा ही नहीं रहा, वो तो जा ही नहीं रहा है। हाँ, तो फिर आपको लेके जाना ही है। अगर बच्चा ले सकता है मान लीजिए, तो मुंह से रास्ते में भी थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए। मतलब एक तरीके से उस वक्त की कहते हैं संजीवनी बूटी आपकी जो है, हाँ, वो ORS ही है। जी। तो जी डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ज़रूरी था, हमारे दर्शकों को ये जानना भी ज़रूरी है कि ORS को आप अपने घर पे रखें, वो मुफ्त है, आपको सारे सरकारी अस्पतालों में मिल जाएगा और उसको आप देते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ जुड़ती है कि ये
चीज हर उम्र के लोगों के लिए है कि खाली बच्चों के लिए है जो आप बता देखिए, रहे हैं? ORS हमारा तो हर उम्र में काम करता है जी। अगर कभी भी आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको लगता है कमजोरी हो रही है, लेटिन आ रहे हैं, तो आप ORS पीते जाइए, कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है। जी। लेकिन लोगों को जो है वो ये लगता है कि ORS के अलावा जितने घोल होते हैं वो भी फायदा करते हैं, जी। तो ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा हाँ। नहीं है। डॉक्टर साहब, कुपोषण की स्थिति गंभीर न हो उसके लिए सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, ये जानना जरूरत थोड़ा सा। तो जो आपका सवाल है कहीं ना कहीं बचाव से संबंधित है। जी बिल्कुल। तो बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए ICDS विभाग की कई स्कीम चल रही, साथ में इसमें शिक्षा विभाग भी जुड़ा हुआ है कुछ जी। स्कीम्स में। स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो एक माह कार्यक्रम चलता है, जिसके अंतर्गत माह जैसे नाम से ही इसका अर्थ निकलता है, ये स्तनपान संबंधित कार्यक्रम है। जी। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी हमारे स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं और हमारे जितने भी प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता जैसे आशा, ANM, आंगनवाड़ी भी ICDS विभाग की, ये सभी मिलकर के स्तनपान के प्रोत्साहन पे बात करती है। कोशिश ये की जाती है कि जितने भी हमारे अस्पताल हैं वहाँ पर 1 घंटे के अंदर स्तनपान की शुरुआत की जाए। अगर ये आप कर लेते हैं तो आप जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कितनी मृत्यु को आप रोक सकते हैं। जी। उसके बाद 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान को करवाना है। अब ये कई कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के चल रहे हैं, जैसे कि होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। इन सभी कार्यक्रम में आशा जो है घर पे जाती है अलग अलग समय पर, वो जाके स्तनपान के बारे में उनको प्रोत्साहित करती है, बातचीत करती हैं। साथ ही साथ में आपका 6 महीने के बाद में ऊपरी आहार की शुरुआत करनी है। ऊपरी आहार कैसा हो उसका एक तरीका होता है लेने का, कि जब 6 महीने का बच्चा होता है तो शुरुआत में 1-1 चम्मच करके अर्धठोस खाने की शुरुआत की जाती है। खाना पतला ना हो, बहुत पतला होगा तो उसमें ताकत नहीं होगी, तो अर्धठोस जो कि आसानी से निगला जाए। तो बच्चा 6 से 8 महीने के आसपास हो जाए, थोड़ा खाना आपका ऐसा हो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। 9 महीने के आसपास दांत आते हैं बच्चे के, तो बच्चा जो हाथ से उठा के खा सके ऐसे खाने को, और सब चीज़ घर के बने हुए हो। अक्सर जो गलती करते हैं पेरेंट्स वो ये करते हैं कि बाहर के जो कुरकुरे वगैरह ये कन्वीनियंस फूड होते हैं, आसानी से होता है। जी, और उसमें समय भी नहीं लगता है और माँ बाप को लगता है कि वो बच्चा एंगेज हो गया है। ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस मसाले बहुत होते हैं और वो टेस्ट एनहेंसर्स होते हैं उसके अंदर में। तो वो जो बच्चा खाना शुरू कर देगा तो आपका आम खाना नहीं खाएगा। आम खाना नहीं खाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये बाहर के खाना ना दें उसको, और ये खाने, और 1 साल के ऊपर बच्चा जो भी घर में खाना बन रहा है उसी से पोर्शन निकाल के खाने को दें। तो ये अनुपूरक आहार है। स्तनपान जारी रहेगा जब तक आप दे सकते हैं स्तनपान, बच्चे को स्तनपान जारी रखें, और ऊपरी आहार 6 महीने बाद में जरूर शुरू कर दें। मतलब कि साफ सफाई जमीनी स्तर पे जा करके सरकार छोटे छोटे ब्लॉक्स पे, छोटे गांवों में हर तरीके से, जैसा आपने बताया कि कार्यक्रम तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी बात कर रहे थे बाहर के खाने की और इसके खाने की, तो एक जब दस्त किसी को हो गया, डॉक्टर के पास तो गया वो व्यक्ति, ठीक बात है। अगर हम अपने दर्शकों के लिए विशेष तौर पे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी को दस्त की बीमारी हो ही गई है तो उस टाइम पे उसके खाने में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किन किन चीजों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए दस्त के समय में? फिर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक तो इसमें देखिए बहुत से हमारा ये होता है कि हम जब जाते हैं कहीं पर भी तो कुछ लोग कह देते हैं ये खाना बंद कर दो तुम्हारे लैट्रिन कम हो जाएंगे, जी, ये पीना कम कर दो लैट्रिन कम हो जाएंगे। ऐसा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा कमजोर हो चुका है। तो जो भी वो खा रहा है थोड़ी थोड़ी देर पे और ज्यादा खाना है उसको। अगर अभी नहीं खा रहा तो दस्त सही होने के बाद खिलाइए ज्यादा जी। और खाने में मतलब जैसा बताया कि इतना हो कि पाचन उसका अच्छे से हो जाए। ये नहीं कि आपने बहुत ही जटिल टाइप का, ठोस टाइप का दे दिया। मुलायम खिचड़ी, दाल, दलिया, खीर ये देते रहिए उसको। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि अगर प्रोबायोटिक, एक जो होता है प्रोबायोटिक कहते हैं हम लोग, जो आंतों में थोड़ा बैक्टीरिया को अच्छा करता है, दही सबसे अच्छा है। घर पे दही जमाइए, बाजार में बिकने वाला नहीं, उस पे मेरा यकीन नहीं है। जो घर में आप दही जमाएंगे अपने जो मिट्टी के वो होते हैं बर्तन, वो बड़ा अच्छा प्रोबायोटिक काम करता है। आप केला दीजिए उसको, चावल दीजिए, खिचड़ी दीजिए, ठीक है। और जो भी आपके घर में पतली पतली चीजें हैं, जैसे कि छाछ है, मठा है, आपको नारियल का पानी मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता तो पानी देते रहिए। ये सब चीज देना नहीं है, वो आपका अगला सवाल था, जो चीज क्या क्या ना दें। देखिए सब जो आपको जैसे कहते हैं लोग, कुछ लोग ग्लूकोन डी ले आते हैं जी, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा जिसमें ज्यादा हो नहीं दीजिए, क्योंकि लैट्रिन और बढ़ जाएंगे जी। कुछ लोग शरबत दे देते हैं बना के, जैसे चीनी नमक का घोल बना दिया, अब चीनी उसमें ज्यादा डाल दी, उससे भी लैट्रिन होने लगेंगे जी। तीसरी चीज जो नहीं देना, जैसे कि बाजार में आपका जूस बिक रहा है, गन्ने का जूस है, डिब्बा बंद जो आते हैं जूस आते हैं, ये सब नहीं देना है जी। देना क्या है जो मैंने आपको बताया, माँ का दूध तो सबसे बेस्ट है जी। माँ का दूध पी रहा तो देते रहिए।
अगर ऊपर का दूध भी ले रहा है मान लीजिए, तो हम उसको कुछ ऐसा नहीं करना, बंद नहीं करना है हमें, क्योंकि बच्चा फिर खाएगा क्या? जो ले रहा है, बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बोतल ना दें। अगर दे रहे हैं ऊपर का दूध भी, मान लीजिए दे रहे हैं, माँ नहीं दे पा रही है जी, तो एकदम से दूध बंद होगा नहीं, तो उसके लिए आपको गिलास उससे जो कटोरी चम्मच जिससे भी उससे दीजिए। हाँ, कोशिश करें चम्मच से कोशिश पिलाएं। करें जी, क्योंकि एकदम से बच्चा नहीं कि आज मैंने कहा कल आप करने बोतल छूट गई, लेकिन कोशिश करें, बच्चा सीख जाएगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था, बच्चा कोई भी चीज चाहे खाना हो चाहे दूध पिलाना हो सिखाया जाता है, पैदा होकर नहीं आता, वो जी, सीखा हुआ। जी, तो जी, उसके लिए माँ बाप को एक मतलब उसको सब्र करना चाहिए कि एकदम से नहीं अगले दिन वो सब चीजें खाने लगेगा, जी, वो थूकेगा भी, वो सब कुछ करेगा। आप पेशेंस के साथ काम करिए, वो कुछ दिन में सीख जाएगा आपकी ये सब बातें। ये बहुत ज़रूरी है, ये मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है। हमारा संयम भी यहीं पर तय होता है और ये हमें संयम रखना भी पड़ेगा, क्योंकि आज के वर्तमान समय में डॉक्टर साहब देखा जाए तो हम लोग के अंदर शायद पेशेंस, संयम की ही कमी होती जा रही है और इसी का हम लोग दंश झेल भी रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा आखिरी आपसे है कि दस्त, जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दस्त जानलेवा कब होता है? जानलेवा तब होता है जब हमने जो बताया कि उसकी पानी की कमी हो गई। जी, पानी की कमी के लिए आपने कुछ करा नहीं, आप उसको डॉक्टर को दिखाने नहीं ले गए, आप घर ही में रह के हो जाएगा सही, उसमें नहीं करना है। या बच्चे को मतलब मुंह से कुछ नहीं ले पा रहा है, पेशाब हो नहीं रहा है, 6 घंटे हो गए, ठीक है, तो हो सकता है किडनी फेलियर भी हो जाए उसका। ओह, तो इसलिए ये जानलेवा। और जैसे मैंने बताया कि बच्चा जो है वो उसको खून आने लगे उसमें जी, और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए, तो ये मतलब इन सब जानलेवा। चीज़ों का हमारे दर्शकों हाँ। को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ। डॉक्टर साहब, आपसे एक भविष्य का सवाल लेना चाहता हूँ कि पोषण और कुपोषण, जैसा कि हम लोग अभी काफ़ी देर से इस पर चर्चा कर रहे हैं, पोषण को लेकर के एक संदेश मैं चाहूँगा कि आप दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि आजकल हम जिस तरीके से बाहरी खानों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो उससे हमारा पोषण ही नुकसान हो रहा है, तो उस पर एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। इस पे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि बाहरी खाना को कम, अगर आप जाके देखें नॉर्मल से, अगर किसी भी ठेले वगैरह पे देखें किस प्रकार का तेल इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार का आटा इस्तेमाल हो, किस प्रकार के फल सब्जियाँ इस्तेमाल हो रही है उसको बनाने के लिए, अगर हम देख लेंगे उसको, शायद अगर बनते हुए देख लेंगे तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी आप खाएँ प्राकृतिक हो, उस मौसम का हो, जैसे सीजनल हम बोलते हैं, जो उस मौसम की जो सब्जी और फल आ रहे हैं उसको खाएँ। और जितना अनप्रोसेस्ड खाएंगे, मतलब कि जितना उसको प्रोसेस नहीं किया हुआ नेचुरल फॉर्म में खाएंगे, उतना आपके स्वास्थ्य के लिए और पोषण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये ध्यान रखें, बहुत बेसिक बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी के लिए। मैं दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना समय दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों ने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत लाभ उनको मिला होगा, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन अक्सर लोगों के घरों में लोगों को हो जाती है और हम लोग उसको बहुत ही हल्की तरीके से लेते हैं और एक बड़ा नुकसान हम झेलते हैं। आप चूँकि ये विषय, चूँकि ये कार्यक्रम आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी सेहत के लिए है, आपकी सेहत को कैसे हम दुरुस्त रख सकते हैं, कैसे आप स्वयं अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, आपका कार्यक्रम है, तो आपके कुछ सुझाव भी होंगे जो आप हमें देना चाहते होंगे कि किस तरीके से हम अपने अंदर एक बेहतर कर सकें ताकि आपको और अच्छे से आपको हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स और नंबर दिए जा रहे हैं, आप उससे संपर्क करें और हमें अपने सुझाव भेजें ताकि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हम और भी अपने आप को तराश सकें। इसी उद्देश्य के साथ कि आप सभी को मिला होगा लाभ, मैं करता हूं आपको प्रणाम।